हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और अभी हम देखने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आने ही वाले हैं। आपको इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करना है। जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल प्रिपेयर करना है जैसे आपने 12th में प्रिपरेशन की थी। आपको पूरा फोकस करना है पॉइंट्स को लर्न करने पर, और डिस्क्रिप्शन आपको एक दो बार पढ़ के रखना है। डिस्क्राइब आप मन से भी कर सकते हैं, पर पॉइंट्स पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्त, क्योंकि आपका हमें एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। और बहुत से बच्चे बहुत अच्छा कमेंट भी करते हैं, पर एज़ यूजुअल कुछ बच्चे लाइक भी नहीं करते। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक अच्छा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो बनाने में एफर्ट्स बहुत लगते हैं दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है आपको, यूनिट फर्स्ट में से मैनेजमेंट की मीनिंग, नेचर, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एसेंशियल्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक और इसके इंपॉर्टेंस। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। इसे सिंपल डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज। प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हो, मैनेजमेंट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। प्रबंध दूसरों से काम करवाने की कला है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे ये कल आपको मैंने क्लास में बता दिए थे। अगर आपने मेरा इसका पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट बीकॉम में, वहाँ से आप इसका सेकेंड ईयर का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए बहुत एक अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको वो एक अच्छी खुशखबरी मिल जाएगी इस वीडियो के लास्ट में। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने पहले चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन करना है। सेकेंड चैप्टर में से आपको करना है क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फिफ्थ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसके नेचर या कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक ही होते हैं वो बताना है। हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल आपने ज़रूर पढ़े होंगे, है ना। डिसिप्लिन, प्योरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, स्पिरिट डी कॉर्प। ये आपने सबने पढ़े हैं 12th में। अगर भूल भी गए होंगे तो अगर आपको मैंने एक राय भी दी थी, एडवाइस, कि आपके पास अगर कोई 12th वाला स्टूडेंट हो, एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम खत्म हो चुकी है, आप उनकी ले लीजिए। या 12th अगर आप सीबीएसई से पास की हो तो कोई सीबीएसई वाला स्टूडेंट हो तो उसकी आप बुक लेकर से अगर पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए वो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसमें से आपको जल्दी पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे और आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड को आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, या यूनिट ऑफ डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना है, स्केलर चेन। ये 3-4 क्वेश्चन आते हैं। कौन सा, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन। इन पे फोकस करना, इनको आपको अलग से लिखने को भी आ सकते हैं। प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जो क्वेश्चन अगर मैं ओरल भी बोल रहा हूँ आप उसको लिखते चलिएगा। अब मैं बात करूँ चैप्टर थर्ड की, मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोफेशन। तो ये हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट का नेचर होता है कि मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन ऑल्सो। देखो मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है, आपने पढ़ा है कि मैनेजमेंट के लोग जॉब करते हैं, मैनेजर बन जाते हैं। लोग बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, ताकि वो मैनेजमेंट में एक डिग्री लेकर, मास्टर डिग्री लेकर वो एक कंपनी में मैनेजमेंट कर सके, जॉब कर सके। लोग पीजीडीएम करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, क्योंकि प्रोफेशनल जॉब होती है ये, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस ये भी आपने 12th में पढ़ा है, तो ये जरूर करके रखना 2 क्वेश्चन। देन आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 19 पे थोड़ा फोकस करना है। एक्सप्लेन द ब्रीफ स्टडी ऑफ टाइम स्टडी एंड स्ट्रेस इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर। देखिए अपन ने फेलर के प्रिंसिपल भी पढ़े हैं और टेलर के भी पढ़े हैं ना। फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स है, आप सबको पता है, उनको पढ़ के जाना। टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल भी होते हैं, आपने पढ़ा है। टेलर को बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और हेनरी फेयोल को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर का काम क्या होता है, उनका मेन फोकस था कि मैनेजमेंट में साइंटिफिक चीज़ों को लेकर आना, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंस, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। मतलब आपको जर्नल इंटरेस्ट को देखना है बजाय इंडिविजुअल इंटरेस्ट के। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग आपको काम करना है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, है ना। ये चीज़ आपने पॉइंट पढ़े हैं ऑलरेडी। फिर टेलर ने टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी, मेंटल रिवोल्यूशन, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये सारे एफ.डब्ल्यू. टेलर के हैं, ठीक है। तो आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी याद करके रखना है, ठीक। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछ चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन,
अपवाद के द्वारा मैनेजमेंट, ये एक बार पढ़ के रखना, आपने पहले नहीं पढ़ा है ये, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके पेपर बनाने की कोशिश करते हैं यूनिवर्सिटी वाले। थोड़ा सा आप उन पे फोकस कीजिए जो क्वेश्चन अलग से हटके आते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, देखो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिंपल है कि आपने कोई उद्देश्य बना दिया, उसके द्वारा आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, नॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, आप इसको पढ़ के रखना है आपको, ठीक है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में आपको पूछ सकते हैं, एक्सेप्शन और ऑब्जेक्टिव में से, तो आप कोई भी एक याद कर लें, चाहे एक्सेप्शन कर ले ऑब्जेक्टिव कर ले, आपका काम बन जाएगा। पर एक बार पढ़ के दोनों रखिएगा। यहाँ से शुरू होती है यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड तो लगभग सबकी फेवरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग होती है। प्लानिंग मतलब नियोजन, जो हम शुरू से करते हैं भाई। एग्ज़ाम देना है तो प्लानिंग चाहिए होती है ना, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, सुबह कब उठना है, रात को कितनी बजे सोना है, कितना कंप्लीट हो गया है, कब क्या करना है, सब अपन प्लानिंग करते हैं। आप तो एक्सपर्ट है प्लानिंग करने में भाई साहब। बच्चे पहले प्लानिंग करके जाते हैं, कौन सी चीट लेके जाना है पेपर में, नहीं देखिए गलत बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ मोस्टली बच्चे भाई चीट प्रिपेयर करके ले जाते हैं। बोले यार हम तो चीट करेंगे, जो करना हो कर ले, एक्सटर्नल कितनी भी चेकिंग कर ले, आपका इन्विजिलेटर कितनी भी चेकिंग कर ले, लोग नए नए तरीके ढूंढ लेते चीटिंग करने के। कैसे? प्लानिंग से। भाई दिमाग होता है तगड़ा सबके पास, ठीक है। लड़कियों के पास तो भैया और एक्सपेरिमेंट तरीके होते हैं, कुर्ती पे लिख लेना, दुपट्टे पे लिख लेना, जीन्स पे लिख लेना। वो लड़के तो और हमारे टैलेंटेड है ना। तो भाई सबके पास प्लानिंग खतरनाक होती है, सही है ना। तो प्लानिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्लानिंग आपको पूछे, प्लानिंग के नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये आपको करके रखना है। देन डिसीजन मेकिंग, आप बोलोगे सर ये तो पढ़ा नहीं, बिल्कुल पढ़ा है। डिसीजन मेकिंग जो है ये आपने देखा होगा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में था डिसीजन मेकिंग। ये जो क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक इन नेचर। डिसीजन मेकिंग आपने पढ़ा है कि मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शन में था डिसीजन मेकिंग। भी आप कोई भी काम करते हो डिसीजन लेना पड़ता है ना, ये भी प्लानिंग से मिला जुला लिखना है इसके अंदर। प्लानिंग के याद कर लोगे तो डिसीजन मेकिंग में आप उसको फिट कर सकते हो। चैप्टर 8 कोऑर्डिनेशन, मीनिंग, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस एंड काइंड। देखो कोऑर्डिनेशन वाला क्वेश्चन भी आपको आता है। आप देखो कोई भी दो चैप्टर करना है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर लो, या फिर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कर लो। प्लानिंग तो करना ही करना है, डिसीजन मेकिंग या कोऑर्डिनेशन में से कोई भी एक चैप्टर करके जाओ अच्छे से। कोऑर्डिनेशन अगर आप कर रहे हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके इंपॉर्टेंस और नीड्स ज़रूर करके जाना, कि कोई कोऑर्डिनेशन जो है अपने पढ़ा है ना, इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। 12th में पढ़ा था, इट इज़ एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन देखो बहुत ज़रूरी होता है, तालमेल। कोई भी काम आप जब करते हो ना, तो तालमेल में अगर नहीं करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब तालमेल तो आप में खतरनाक होता है। एग्ज़ाम देने जाते हैं भाई हॉल में, देखते हैं कि भैया टीचर कहाँ घूम रहे हैं, जैसे ही टीचर ने टर्न किया वैसे अपन ने इशारा करा, एक नंबर कोऑर्डिनेशन। अपना फ्रेंड भी उसी वक्त टर्न करता है, अपन देखते हैं, वो अपने को देखता है, आंखों आंखों में इशारा और टिक कर दिया अपन ने आंसर। होता है ना ऐसा, कोऑर्डिनेशन खतरनाक होता है आप में, तो इसलिए आप इसको आसानी से लिख सकते हो भाई, ठीक। तो मैंने आपको बताया चैप्टर यूनिट 2 में आपको या तो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, या फिर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, कोई दो चैप्टर ही करना है, तीनों मत करने बैठ जाना, ठीक। यूनिट 3 पढ़ने आ गए, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कल मैंने समझाया था। देखिए कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, मैंने उसमें सबके बारे में बताया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज हम क्वेश्चन समझ रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसका कंसेप्ट, नेचर, प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स भी पूछते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। नेचर तो आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इसके एडवांटेज भी आते हैं। एडवांटेज को ही हम इसके इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन भी देखना, 4 मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किन 4 सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। चैप्टर 10 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पहले जो ये था ये अलग से चैप्टर नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इसको इन्होंने अलग से चैप्टर बना दिया है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, सारी पावर जो है सेंटर में होना, किसी एक इंसान के पास सारी पावर होना। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, पावर को बांट देना, ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी कमांड, सारी पावर किसी एक पर्सन के हाथ में है। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, पावर्स को दूसरों में बांट देना, और अथॉरिटी अपने जिसे होती है ना, आपने सबको अथॉरिटी दी काम करने के लिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रख भी सकते हो, चेक कर सकते हो। तो बहुत आसान है ये। 51, 52 दोनों क्वेश्चन आपको करना है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है,
इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिर डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती है इसकी। वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर स्टाफिंग, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। स्टाफिंग का क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट बताना पड़ेगी आपको। देखो रिक्रूटमेंट के सोर्सेज पता है आपको, दो होते हैं, आपने पढ़ा है। एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, पढ़ा है, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए जब आप भर्ती जो है वो इंटरनल सोर्स से करते हैं, मतलब आपने बिजनेस के अंदर से ही करते हैं। जैसे आपने बिजनेस के एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बिजनेस के अंदर के ही लोग हैं वो तो। एक्सटर्नल क्या होते हैं, आपने कैंपस रिक्रूटमेंट कर लिया, कॉलेज में भर्ती निकलती है, कंपनी आती है, वहीं से प्लेसमेंट कर लेती है, तो वो एक्सटर्नल सोर्स होता है। आपने ऑफिस के बाहर होर्डिंग लगा दिया, बोर्ड लगा दिया, एडवर्टीजमेंट लगा दिया, वहाँ से लोग आपके पास आ गए। ठीक है, आपने किसी इंस्टीट्यूट को हायर करके रखा है, जैसे होता है ना कि सिक्योरिटी के लिए एजेंसीज होती है, लोग वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाते हैं, तो वो भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग। मेन पावर प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी आप सब जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हिस्सा बनेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग MBA कर लें BCom के बाद, या फिर आप MCom भी करेंगे, वहाँ भी आपको HRM तो पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, आज के ज़माने में इसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ के रखना है। ठीक है, देखिए इसको टुकड़ों में पढ़ना, मीनिंग, इसका ऑब्जेक्ट और इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको पढ़ के रखना है बस, मीनिंग, ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस। सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये जो है बेटा स्टाफिंग का ही हिस्सा है। इन्होंने चैप्टर अलग अलग बना दिए हैं लेकिन ये उसका ही हिस्सा है। ठीक है, सिलेक्शन और ट्रेनिंग से मतलब आपको डिफरेंस भी आपने पढ़ा था इसका 12th में, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में डिफरेंस बताना है, तो वही डिफरेंस आप याद करके रखें तो आप आसानी से लिख सकते हैं पॉइंट्स। ठीक है, और सिलेक्शन की प्रोसेस का याद होगा, मैंने एक चार्ट बताया था, अगर आपने 12th मेरे पास पढ़ी है और नहीं भी पढ़ी है तो आपको मैं बता दूँ कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेक्शन की प्रोसेस का एक चार्ट है बहुत सिंपल सा। सिलेक्शन की प्रोसेस में पहले क्या होता है, अपन एप्लीकेशन को रिसीव करते हैं, फिर स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन को छांटबीन करते हैं, फिर प्राइमरी इंटरव्यू, फिर सेकेंडरी उसका, फिर मेडिकल वगैरह, फिर उसका रेफरेंस चेकिंग, देन फाइनल सिलेक्शंस, और उसका जो भी प्रोसेस होता है लास्ट में रेफरेंस, वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऐसा करके पूरा चार्ट होता है कंप्लीट। वो आपको सिलेक्शन की प्रोसेस का चार्ट अच्छे से पढ़ के रखना है। ठीक है, और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए उनको इन्फ्लुएंस करना, और सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना और अनसूटेबल को रिजेक्ट कर देना। रिक्रूटमेंट में कोई हर्डल्स फेस नहीं करना पड़ती, कोई परेशानी नहीं सामना करना पड़ती, कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ती। पर सिलेक्शन के लिए आपको हर्डल्स फेस करना पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट पहले होता है, सिलेक्शन बाद में होता है। रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स की कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी लोग आके रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन में एक लिमिट होती है। तो ये आपको सिंपल सा डिफरेंस पढ़ना है इसके अंदर। इसमें ये क्वेश्चन एक ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, मैंने कल की वीडियो में ही बताया था। प्लीज़ अगर आप लोगों ने, मैं फिर बोल रहा हूँ, कल की वीडियो नहीं देखी हो, जाकर एक बार वीडियो देखें। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। देखो ट्रेनिंग जो होता है ना वो सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान देता है, डेवलपमेंट जो होता है वो ऑल अराउंड नॉलेज पे ध्यान देता है। ट्रेनिंग जो है वो स्पेसिफिक टाइम की होती है, डेवलपमेंट लाइफ टाइम के लिए होता है। ट्रेनिंग में जो होता है वो आपको किसी वर्क प्लेस पर ले जाकर वहाँ के बारे में, काम के बारे में नॉलेज दिया जाता है। डेवलपमेंट में आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी बॉडी, पर्सनैलिटी, हर चीज़ के बारे में ध्यान दिया जाता है। ट्रेनिंग जो होती है वो किसी स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक स्किल के बारे में होती है। पर डेवलपमेंट आपकी बॉडी टेक्सचर से लगा के, आपकी पर्सनैलिटी से लगा के, आपके एप्टीट्यूड तक सब चीज़ों को बदल देता है। ठीक है, क्वेश्चन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल, कोई ने परफॉर्म किया, अप्रेस करना मतलब बढ़ावा देना, तो ये क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। सीधी बात है यार, देखो आप किसी से काम निकलाना चाहते हो, ठीक है, आपके कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, जब तक आप उसके काम को अप्रिशिएट नहीं करोगे, उसे काम को बढ़ावा नहीं दोगे, वो काम ठीक से बिल्कुल नहीं करेगा। होता है ना, देखिए कई बार क्या होता है, हमें किसी से अच्छा काम करने के लिए उसको मोटिवेट भी करना होता है। कई बार आप उसको डीमोटिवेट कर देते हैं, अरे तेरे से तो हो ही नहीं रहा है काम, अबे तुम तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी ही बेकार है भाई साहब।
तो वो इंसान सोचता है वाकई में यार मुझसे कुछ नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप को इस लायक मान लेता है कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा। होता है ना, आप में से बहुत से बच्चों ने सोचा होगा 12th के बाद कि यार हम ऐसी जॉब करेंगे 50,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, और 12th पास करके बीकॉम में आते आते सोचते हैं यार क्या करें, जॉब ही नहीं मिल रही है, क्या करें, अरे चलो अपन तो टेली सीख लेते हैं, 5-7 हज़ार रुपये की कहीं जॉब कर लेंगे, कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर बन के बैठ जाएंगे। क्योंकि अपने सपने धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, लोगों का जो अपने को सुनाते हैं कि यार तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, और अपन उन लोगों की बात मान लेते हैं। तो पहली बात भाई, पढ़ते वक्त मैं आपको एक बात बता दूं, खुद के मन की सुनो, और ये ध्यान रखना आप में वो कैपेसिटी दूसरों में नहीं है। ठीक है, बस अपनी स्किल पहचानने की ज़रूरत है आपको, उस पर फोकस करो तो आप आसानी से कमा लोगे, अर्न कर लोगे इतना कि जो कम से कम आपके 10-15 हज़ार की जॉब से ज़्यादा होगा। और उसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप मेरी वीडियो पर बने रहिएगा आपकी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर देगा, और आप इजीली 50 से 60 हज़ार रुपये की अर्निंग भी कर सकते हैं। पर स्टार्ट लेवल पे आप 20-30,000 स्टार्ट कीजिए, देन आप उसको आगे भी अर्न कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। What are the things that should be kept in mind while planning performance appraisal? जब आप परफॉर्मिंग अप्रेजल को प्लान करते हो तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अपना अधिकार किसी दूसरे इंसान को दे देना, डेलीगेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आने वाले हैं, आपके पिताजी ने आपको 500 का नोट दिया और बोला ले बेटा गेस्ट आने वाले हैं, जाकर कुछ भी नाश्ते के लिए ले आ। मतलब उन्होंने आपको पेमेंट दिया, मतलब आपको उन्होंने अथॉरिटी दे दी कि ये 500 रुपीज़ आपके पास हैं, गेस्ट आने वाले हैं, जाकर उनके लिए ले आइए। मतलब उन्होंने आपको अथॉरिटी दी, अब आप उस अथॉरिटी का यूज़ करो। ठीक है, तो ये होता है अथॉरिटी किसी और को हैंड ओवर कर देना। और समझते हैं, जिसे अपन देखते हैं कि शादी पार्टी में होते हैं कैटरिंग वाले, वो क्या करते हैं, वो लेते हैं लोगों से ऑर्डर। ठीक है, और वो फिर जो उनका कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अलग अलग लोगों को अपॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल बफे पार्टी है, तो आप बफे में क्या करते हैं कि पानी बताशे वाले का स्टॉल है तो उससे अलग बात करके रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाले का स्टॉल अलग है, मतलब जो खाना पीना बनाते हैं हलवाई उनका स्टॉक अलग है, आइसक्रीम कुल्फ़ी जो भी आप रखना चाहते हैं, पिज़्ज़ा, सब के आप अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को बुक तो नहीं करने जाते, आप किसी एक को बुक कर लेते हैं और वो उसके कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोगों को लेकर आता है। मतलब वो भी क्या करता है, अपने अथॉरिटी को दूसरों को डेलीगेट कर देता है। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। इसके कैरेक्टरिस्टिक को प्रिंसिपल ज़रूर याद रखना। यूनिट 4 देखो, यूनिट 3 में बहुत सारे चैप्टर्स ज़रूर है, लेकिन वो आपकी बुक के 6 चैप्टर की उन्होंने 4 चैप्टर बना दिए। स्टाफिंग अलग कर दिया, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट अलग कर दिया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट अलग कर दिया, जबकि पूरा एक ही चैप्टर में आएगा। ठीक है, और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक चैप्टर है। तो आपको क्या करना है कि जो जो मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ उनको करते जाइए, और जो आपको लग रहा है ना कि नहीं थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है और मैंने इस यूनिट में से ऑलरेडी 4-5 क्वेश्चन याद कर लिए हैं, तो आप दूसरे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करना शुरू कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ऑलरेडी 3 से 4 पेपर देकर आ चुके हैं, आपको पेपर अब अंदाज़ा हो गया है कि कैसा आता है, कितना लिखना है। ठीक है, अगर आपको पेपर लिखने का पैटर्न समझना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कॉपी में लिखना है, ताकि आपकी कॉपी अट्रैक्टिव भी लगे, अच्छी भी दिखे और आप आसानी से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 4 में हम देख रहे हैं मोटिवेशन। अब देखो 12th में ये डायरेक्शन का ही हिस्सा था मोटिवेशन, यहाँ पे एक पूरा चैप्टर बता दिया। अब मोटिवेशन का पूरा चैप्टर दे दिया है, मतलब ये मोटिवेशन का डिटेल में पूछेंगे आपसे। ठीक है, देखिए अब डिस्क्राइब द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन, एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इट। मॉनेटरी मोटिवेशन क्या होता है, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन क्या होता है, और इसके इंपॉर्टेंस बताना है। या फिर फर्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है सिंपल, अगर पेपर बन गया मोटिवेशन क्या है, इसके फैक्टर क्या है। देखो दोनों लगभग सेम है। मोटिवेशन क्या होता है कि आपके पास जो एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहे हैं उनको उनके काम के लिए मोटिवेट करना, मतलब बढ़ावा देना।
ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसा ही है, उनके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं ना, जो हमने पहले पढ़ा उसके जैसा ही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बार नहीं आएगा क्वेश्चन आपको, पर मोटिवेशन ज़रूर आएगा। मोटिवेशन का क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। तो मोटिवेशन क्या होता है, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों टाइप का होता है। मॉनिटरी मैंने मेरी पिछली वीडियो में समझा रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ हमारे पास 4 थ्योरी है मोटिवेशन की, मास्लोस थ्योरी, हर्जबर्ग्स थ्योरी, मैकगर्ग थ्योरी और व्रूम्स थ्योरी। ये थ्योरी में से कोई 2 थ्योरी आपको एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे, इन थ्योरीज को पढ़ के जाना। 100% थ्योरीज पेपर में आ सकती है, क्योंकि पेपर में ये बीच बीच में हर एक साल के गैप में DAVV में या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के, चाहे BU ले लो, चाहे आप शिवाजी ले लो या जीवाजी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, सब यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चंस पूछते हैं थ्योरी वाले, है ना। कि मास्लो की थ्योरी बताओ, ये तो इंपॉर्टेंट है, हैर्जबर्ग की भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 थ्योरी तो पेपर में लगातार पूछी जा चुकी है और इनको भी एक बार पढ़ के जाना आप। अब आ गया लीडरशिप क्वेश्चन। लीडरशिप क्या होती है सबको पता है, ये मैंने बता रखा है। कैरेक्टरिस्टिक भी लीडरशिप की क्या होती है पढ़ के रखना। ये और ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन एक ही, आपको क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना है। एग्जाम में ऐसा ना हो कि आपको आंसर पता हो पर क्वेश्चन के कन्फ्यूजन में आके आप कुछ लिख के आ जाए। तो इसलिए जहाँ पे लिखा होता है ना और, उन क्वेश्चन को भी ध्यान से घर से पढ़ के जाइएगा कि और वाले में भी मुझे ये आंसर लिखना है। मैं तो आपको एक हिंट दे रहा हूँ, आपने लीडरशिप पढ़ के रखी है ना, एग्ज़ाम में जहाँ लीडरशिप लिखा दिख जाए तो जो क्वेश्चन का आंसर आपने याद करा है वो लिख दो आप तो, ठीक है। तो लीडरशिप, यहाँ देखिए, लीडरशिप की स्टाइल्स आपको ज़रूर पढ़ना है। लीडरशिप की स्टाइल में क्या क्या दिया है आपको, कि लीडर के अलग अलग तरीके होते हैं लीडिंग करने के। कोई जो है बिल्कुल स्ट्रिक्ट माहौल बना के लीड करता है कि नहीं जो हमने बोल दिया सबको करना पड़ेगा, लाइक हिटलर। कुछ लोग होते हैं जो अपने फॉलोअर्स को फ्री छोड़ देते हैं, भैया टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई पीछे बैठा है नेता, जो करना है करो, हम देख लेंगे। वो होता है फ्री स्टाइल लीडर, है ना। आप सब भी क्या करते हैं कि नेताजी को पकड़ लेते हैं, सब जने चालू। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली आप खुद का मत समझना, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि यार चलो कुछ भी काम पड़ा नेताजी को फ़ोन लगाएंगे छुड़वा देंगे, वो सारा काम, कुछ भी काम पड़ा बस एक फ़ोन पे काम हो जाता है। आपके भाई का क्यों, सपोर्ट है अपने पास पीछे से, अच्छी बात है वो भी, पर अपन बात करें लीडरशिप स्टाइल की, ठीक है। तो इसको प्लीज़ पर्सनली मत लेना। एक्सप्लेन द ब्रीफ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। अब देखो यहाँ पर 2 चैप्टर और में है, मोटिवेशन और लीडरशिप। आपको जो आसान पड़े आप वो याद करके जाना। मोटिवेशन आसान पड़े मोटिवेशन, लीडरशिप आसान पड़े लीडरशिप, ठीक है। थोड़ा माइंड लगा के करना वही क्वेश्चन, क्योंकि यूनिट वाइज क्वेश्चन आएंगे आपको, तो उस यूनिट के और में उसी यूनिट का क्वेश्चन आएगा, सेम यूनिट के और में सेम यूनिट का क्वेश्चन, तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना, ठीक है। पता चले आपने एक यूनिट पूरी छोड़ दी और दूसरी यूनिट के सारे क्वेश्चन कर लिए तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। आपको हर यूनिट के यूनिट वाइज क्वेश्चन याद करना है, हर यूनिट में से एक दो क्वेश्चन तो कम से कम याद करके ही जाना। यूनिट 5 डायरेक्शन, मैंने एग्जाम्पल दिया था बाहुबली का, कल वाला वीडियो फिर बोल रहा हूँ ज़रूर देखिएगा जिसने नहीं देखा हो। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस, और डायरेक्शन की प्रोसेस। देखो डायरेक्शन मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए डायरेक्ट करना, गाइड करना, ठीक है। इसके मैंने आपको 4 एलिमेंट भी बताए थे, 2 तो अपन ने ऊपर ही पढ़ लिए, मोटिवेशन और लीडरशिप। इसके अलावा क्या होता है, कम्युनिकेशन, और क्या होता है एक और बताएं जल्दी से। मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सुपरविज़न, ये सब डायरेक्शन के एलिमेंट्स हैं। और डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम आप करते हो तो भाई आपको लास्ट तक डायरेक्ट ज़रूर करना पड़ता है, ठीक है। आपके पिताजी ने आपको जिम्मेदारी दी, लेकिन फिर वो देखते हैं आप काम ठीक से कर रहे हो या नहीं, बार बार आके बोलते हैं ये काम ठीक से कर, ये काम ठीक से करो, इस काम को ऐसे करो। डायरेक्शन ज़रूरी होता है हर काम के लिए। डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स पढ़ के जाना। और इसके आपको एक और चैप्टर है यूनिट 5 में, कंट्रोलिंग। तो अगर आप डायरेक्शन ठीक से कर लेते हो तो कंट्रोलिंग का एक क्वेश्चन कर लोगे तब भी चलेगा, या फिर कंट्रोलिंग पक्का कर लो तो डायरेक्शन का एक आध क्वेश्चन कर लोगे तब भी चलेगा। ऐसा मत करना कि डायरेक्शन के भी सारे क्वेश्चन याद कर रहे हो, कंट्रोलिंग के भी सारे ही करने बैठ जाओ तो बाकी भूल जाओगे, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ यूनिट वाइज क्वेश्चन याद करना, जो चैप्टर में से आपको 1-2 क्वेश्चन याद हो जाते हैं तो दूसरे चैप्टर में से कम करना, क्योंकि आपको यूनिट कंप्लीट करना है।
एक यूनिट में से 4-5 क्वेश्चन, सेकंड यूनिट में 2-3 क्वेश्चन, थर्ड में से 2-3 क्वेश्चन, फोर्थ में से, फिफ्थ में से। बस जो टिक कराना है उसको पढ़ते जाइए, विश्वास रखिए पेपर में यही मिलेगा आपको। तो कंट्रोलिंग में इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंट्रोलिंग की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग की टेक्निक्स। डिस्क्राइब द ब्रीफ रिक्वेस्ट ऑफ आइडियल कंट्रोल सिस्टम। एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, बहुत आसान है, आपने ये ऑलरेडी 12th में पढ़ के रखा है। देखो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये पेपर सबसे इजी होने वाला है, हिंदी इंग्लिश से भी इजी, क्योंकि ये सब आपका पढ़ा हुआ है, आप 12th में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, और वही आपको वापस से बस पढ़ना है, रिवाइज ही करना है, आपको बहुत सारा याद आ जाएगा। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए लास्ट में एक न्यूज़ है, और वो ये कि मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैंने आपके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस निकाले हैं, जो स्पेशली मैं मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अभी तक कभी मैंने ऑनलाइन शेयर नहीं किए, लेकिन अब मैं पहली बार उसे ऑनलाइन शेयर करने वाला हूँ। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस जो आप किसी भी क्वेश्चन के कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस में लिख कर आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक और कुछ इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो आप प्लानिंग में भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में भी, डायरेक्टिंग में भी, स्टाफिंग में भी, कंट्रोलिंग में भी। आप उसको किसी भी जगह पर, मैनेजमेंट में लिख लो, कहीं भी लिख लो, जहाँ वर्ड दिख जाए कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पर आप वो पॉइंट यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर वर्ड दिख जाए इंपॉर्टेंस वहाँ आप वो पॉइंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है, मेरी वीडियो को एक अच्छा लाइक करना है और मुझे कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको उस कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि सर वो वीडियो सेंड कीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा। आपको बस इतना सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाइए, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंसड हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ऐसे क्वेश्चन और ऐसे आपको पॉइंट्स देने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आपको बहुत बहुत काम आएंगे। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला, शेयर कीजिएगा इस